तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लंबे वक्त से इंतजार सियासी दलों समेत 2 राज्यों की जनता कर रही थी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में आखिरकार रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन पहाड़ ने एक बार फिर अपनी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की कड़ी को बरकरार रखते हुए हाथ के साथ को अपनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। जहां एक ओर हिमाचल में पीएम मोदी और बीजेपी के शहंशाह कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का जादू नहीं चल पाया, तो वहीं जीत का दम भर रही आम आदमी पार्टी शून्य पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी ने जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े के साथ जीत दर्ज की है, उसने दिखा दिया कि गुजरात को मोदी पसंद है। तो क्या इन दोनों राज्यों के नतीजों के साथ ही लोकसभा इलेक्शन की तस्वीर साफ हो जाती है? क्या इन 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं? और हिमाचल में बीजेपी के लिए ऐसी क्या कमी रह गई जो महज 25 सीटों पर ही पीएम मोदी का जादू चल पाया? इन नतीजों पर हम खास विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर लिए चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात का अपमान करने के लिए वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। यह कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से गुजरात में जो हमें सफलता आपने दिलाई और आपके नेतृत्व में हमें मिला है, और जिस हर्षोल्लास के साथ सारा देश हर्षोल्लास के साथ है, मैं आपको भी बधाई देता हूं और आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को 0.9% यानी 0.90 यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां भी पंजाब से सटा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है। 67 सीटें चुनाव लड़ने आए थे और मैंने कहा था कि खाता तो खुलना छोड़ो, इनकी जमानत जब्त होगी, और 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई और 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए हैं। 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए। मित्रों, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहां की दिल्ली की सरकार ने एमसीडी का 33,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देने थे, वो देने से वंचित रखा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 720 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य के लिए देने थे, उससे देने से उन्होंने एमसीडी को वंचित रखा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 450 करोड़ जो शिक्षा पे खर्च होना था, ये दिल्ली के हितकारी बोलते हैं अपने आप को, इन्होंने जितना दिल्ली का हित का खनन किया है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा में भी 450 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देना था, वह देने से उन्होंने वंचित रखा। और इतना ही नहीं, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम अपने बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स बना करके हम जनता से पैसा उठाते हैं, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तो उसका भी परमिशन यहां की दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली विरोधी है, उसने नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा और बहुत कम अंतर है। और मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाते हुए उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं मित्रों, आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत समय नहीं लेना चाहता। आज एक बाई इलेक्शन हुआ है, जिसमें बिहार में हम कुर्नी में बाई इलेक्शन जीते हैं। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई, और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुर्नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये तो बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, और तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमलावर भी हो रहे थे। और चलिए, आज जो परिणाम आए हैं गुजरात के और खासतौर पे हिमाचल के, उन पर विशेष हम चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मयूर पारीक साहब जुड़े हैं, जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके साथ ही अमिताभ तिवारी साहब हमारे साथ हैं, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मयूर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुजरात के पूरे अगर हम इस नंबर्स को देखें तो इन सब के बीच में ये बड़ा समझने में सबको मुश्किलात हो रही है कि 27 साल से जो पार्टी मौजूद हो सत्ता में, और उसमें उस पूरी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं हावी ना हो, और उल्टा माधो सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड था 149 सीटें जीतने का, उसके पार जा चुकी है, वो रिकॉर्ड टूट चुका है। और ये मायने रखता है कि 27 साल से काबिज पार्टी के लिए ये फैक्टर काम नहीं आया। क्या जिस तरह की बार बार दावे किए जा रहे थे कि इस बार डेंट लगने वाला है, वो नहीं लगा, उल्टा गेन हुआ? इसके क्या फैक्टर्स देखते हैं आप? देखिए, दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो सबको बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है, और वो ये है कि चुनाव क्या होता है। तो चुनाव होता है लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना, लोगों को एक विश्वास दिलाना कि हम एक विकल्प हैं
हम मजबूत हैं और हम आपकी इच्छा आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जनता को दिखाती है, दिलाती है ये कॉन्फिडेंस, तब जाके पब्लिक जो है वो उस पार्टी को वोट करती है। अब आप यहां पर देखिए कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, और गुजरात हमेशा से ही बायपोलर स्टेट रहा है। यहाँ पे या तो बीजेपी रही है या तो फिर कांग्रेस पार्टी रही है। तो बायपोलर स्टेट में कांग्रेस पार्टी को जो दमखम काफी चाहूंगा मयूर साहब, इस वक्त हमें सीधा चलना होगा बीजेपी के हेडक्वार्टर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजनाथ जी, श्री अमित भाई, सभी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम
अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।
और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। साथियों, इस चुनाव में गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, लेकिन ये वो मतदाता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को, उसकी बुराइयों को देखा नहीं था। वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साथियों, आज एक और बात याद करने वाली है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने
भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में, समाज और देश को सशक्त करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अथाह संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही अपनी रणनीति बनाती है और सफल भी होती है। उतार चढ़ाव भाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आए हैं, लेकिन हमने आदर्शों और मूल्यों पर अड़िग रहकर दिखाया है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्यशैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पहले की राजनीति में तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम वो कर रहे थे। जहां बीजेपी की हार हुई है वहां के लिए अलग तरह से पार्टी ने एक विश्लेषण करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक नज़रिया बदला है वोटर का, और ख़ासतौर पे यूथ जो वोटर है वो हर चीज़ जांच परख कर ही अपने वोट को किसी के लिए आगे रख रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की ऐतिहासिक जीत सामने आई है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मयूर पारीक साहब, अमिताभ तिवारी दोनों जुड़े हैं। मयूर, आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, और हम जब गुजरात चुनाव की बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि गुजरात, जाहिर तौर पर गुजरात की जनता जब वोट कर रही है, और बार बार ये बात कही जा रही है कि यहाँ की जीत गुजरात के जो लोकल लीडर्स हैं शायद उनके उतने ज़्यादा अथक परिश्रम की वजह से नहीं ये जीत हासिल हुई है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फेस, उस रुतबे की वजह से है जिसको कहीं ना कहीं गुजराती जो पूरा समाज है, वो चाहे किसी भी हक से आता हो, वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि वो अपने धरती पुत्र को हारने नहीं दे सकता। वो गुजराती अस्मिता से जोड़ें चाहे बाकी चीज़ों से जोड़ें। बाकी आप बताएं, आपका विश्लेषण क्या कहता है?
जब हम पिछली बात कर रहे थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू हो गया था, तो मैं यही कह रहा था कि जो विपक्ष है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए वो अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं दे पाए और ये भी नहीं बता पाए कि वो किस तरह की सरकार बनाएंगे। उन्होंने बस एक जो है अपना मैनिफेस्टो दे दिया। इससे उलट ज्यादा दमखम, ताकत और ज्यादा कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी ने दिखाया। इसीलिए पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 80,000 वोट मिले थे, अब की बार 4 लाख वोट मिले हैं। तो एक तो यह है कि विपक्ष में कॉन्फिडेंस ना होना, और दूसरी बात जैसा कि आपने बताया कि धरती पुत्र है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री धरती पुत्र है, गृह मंत्री अमित शाह धरती पुत्र है। और देखिए कोई भी कम्युनिटी, आप एक बेसिक बात पकड़ लीजिए, यद्यपि कोई बिहार का आदमी मुख्यमंत्री हो और बिहार के राज्य में वो कैंपेन के लिए जाए तो वो राज्य उसको चुनाव नहीं हरवाएगी। अगर कोई तमिल आदमी तमिलनाडु से आया हो और प्रधानमंत्री बन रहा हो और राज्य में चुनाव हो, तो वो जनता उसको उस चुनाव में नहीं हराती, क्योंकि हर आदमी अपनी कम्युनिटी का कनेक्ट देखता है उस टॉप पोस्ट में और वो एक अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। तो यही बात गुजरात के मामले में भी थी कि जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिसको अब वैश्विक स्तर पर जिनका नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, वो आदमी यदि अपने होम स्टेट में हार जाए तो फिर वो प्रधानमंत्री कितने दिन तक रह पाएंगे, इस पर प्रश्नार्थ चिन्ह लग जाता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर था और इसी फैक्टर के चलते फिर एक बार बीजेपी जो थी वो अच्छे नंबर से गुजरात में जीती है। बात और आगे हम कांग्रेस की आगे की राह क्या हो सकती है इस पर भी थोड़ा विश्लेषण करेंगे और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हिमाचल के नतीजे भले ही एक ट्रेंड के हिसाब से हमें नज़र आए हों, लेकिन हमने देखा और चुनावी कैंपेन के दौरान ये बार बार कही जा रही थी कि कांग्रेस की जो कैंपेनिंग थी इस राज्य में वो बीजेपी के मुकाबले कमज़ोर रही। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस ने वहां खेल कर दिया? और जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर यह भी आरोप लगते रहे कि टिकट वितरण और बागियों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई भारतीय जनता पार्टी। जी देखिए, राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है और कहीं ना कहीं जहां पे भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जैसे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो बिना काम किए मोदी जी के चेहरे पे नहीं जीत सकती। एक तो ये इशू है। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी जो सीएम है उनके खिलाफ थी। वहां पे भी भाजपा वो एक सर्जिकल ऑपरेशन करना चाह रही थी, सीएम को हटाना चाह रही थी, बट समहाउ नहीं हटा पाई। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है, लोकल चेहरों की बात हो रही है। देखिए, जब पार्टी पावर में हो रही है तो थोड़ी एरोगेंट हो जाती है, क्योंकि मोदी फैक्टर हर जगह चल रहा है। हम गुजरात में देख रहे हैं क्या रिकॉर्ड विक्ट्री हुई है। कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है पार्टी के अंदर, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी गलतियां बीजेपी ने वहां की हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नाराज लीडर्स, लगभग 18 या 21 जहां तक मुझे याद है, लोग भाजपा के रेबल्स, इंडिपेंडेंट्स की तरह खड़े हो गए और उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचाया है। कैंपेनिंग की बात अगर करें तो कांग्रेस पार्टी की कैंपेन कमजोर रही हो भाजपा से या नहीं, गुजरात से तो कमजोर, गुजरात से तो बेहतर थी, क्योंकि गुजरात के से अगर हम कंपेयर करें तो गुजरात में हमने यहाँ देखा कि राहुल गांधी जी भी एक बार ही आए, जबकि वहां पर प्रियंका गांधी ने और सचिन पायलट ने अच्छी खासी रैलीज करी हैं, अच्छी खासी भीड़ वहां पे जुटी है और एक फोकस्ड लोकलाइज्ड कैंपेन किया है। प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन से हट करके मोदी बनाम किसी और का इलेक्शन करने से बेहतर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने वहां सोचा कि सीट बाय सीट एक इलेक्शन लड़ा जाए, और उसमें वहां पे वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि छोटा राज्य है, मार्जिन कम होती है। पिछली बार अगर आपको ध्यान हो 68 में से 22 सीटों पर 3000 मतों से भी कम का मार्जिन था। इस बार भी 12 से 15 सीटों पे मुझे जहां तक ध्यान है 1000 वोटों से भी कम का मार्जिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं
जो चुनाव के नतीजे हैं, चाहे वो गुजरात के हों चाहे हिमाचल के हों, इनसे बहुत क्लियर मैसेज जो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ से एक क्लियर मैसेज निकलेगा, वो कम से कम अभी भी एक भ्रम वाली सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन पारेख साहब, एक चीज़ समझना चाहेंगे। कहा जा रहा था कि जब पूरे चुनाव की कैंपेनिंग हो रही थी और बाकी चीज़ों की, तो कहा यह जा रहा था कि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और इनके यहाँ होने से इस बार उतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। लेकिन ये भी बात हमें माननी होगी कि कांग्रेस बिल्कुल वॉकओवर देने जैसी हालत में यहाँ पर पहुँच गई थी, और जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि वहाँ की कैंपेनिंग हो, बाकी चीज़ें हो, उन सभी में कांग्रेस का जो स्पार्क था वो नज़र नहीं आ रहा था। उल्टा आम आदमी पार्टी जो वहाँ पर पूरे दमखम के साथ अपने आप को साबित कर रही थी, वो अपनी उपस्थिति भले दर्ज करा रही हो, लेकिन कांग्रेस का कोई सिग्निफिकेंट रोल या किसी तरह का जो एक डेंट पहुंचाने की कहीं कोशिश नजर नहीं आ रही थी। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के लिए खासतौर पे गुजरात में आगे की राह कैसी होने वाली है? देखिए, राह तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि 20 सीटों के ऊपर जो पार्टी पहुंच जाए, 20 के अंदर यानी कि 17-18 सीटों तक वो समेट जाए और उसे अगले चुनाव में जो है सत्ता बनाने के लिए 91 सीटों की जरूरत हो, यानी कि 71-72 सीटों के ऊपर उसे बढ़त बनानी हो, तो ये आमतौर पे संभव ही नहीं होता। आप खुद इतने अनुभवी हैं, इतने सारे राजनीतिक घटनाओं का विवेचन कर चुके हैं। शायद ही ऐसी कोई घटना हो जब गिन चुनी सीटों पर लड़ने वाली पार्टी जो है वो सब जगह पे फैल जाए। बात यह है कि ये पार्टी जो है वो अब लोअर और फर्दर लोअर, यानी कि ये तो बॉटम हम इसे कहेंगे, वो बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका है ये पार्टी का गुजरात में, ऐसा कहेंगे तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। यहां से आगे पार्टी का रास्ता जो है वो डिफिकल्ट ही होगा। आम आदमी पार्टी वहां पे 12% वोट ले चुकी है और इनकी पार्टी जो है वो 24% वोट ले चुकी है, यानी दोनों मिलाकर के जो है 40% के आसपास पहुंच रहे हैं और भाजपा 52% से ज्यादा वोट ले चुकी है। सीधा मतलब यह है कि अगर ये दोनों पार्टियां एक हो जाती तब भी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों की कहीं पर भी वो बरोबरी जो है वो नहीं कर पाती। वो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन ही आउट ऑफ बॉक्स है। पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब रिवाइवल की न सिर्फ इंटरनल जरूरत पड़ेगी, बल्कि यहां से बाहर निकलने के लिए उनको कोई इवेंट की भी जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी बड़ी घटना की जरूरत पड़ेगी जो सभी किसी को झकझोर के रख दे, जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि ट्रिगर बन गया और वो ट्रिगर बनने के बाद में दिल्ली का तख्त पलट हो गया। इसी तरह से जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो थी उसने कांग्रेस को टॉपल कर दिया, बीजेपी को मौका नहीं मिला। तो अगर अगले 5 साल में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं होता बीजेपी की तरफ से, या कोई बहुत बड़ा ऐसी घटना नहीं हो जाती जिस घटना से लोगों की सोच, लोगों की विचार ही पूरी तरह से बदल जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी को जो है वो सत्ता में आने का मौका मिलेगा। मतलब यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव जीतने की नींव तक रख दी है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब बातें जो हैं वो इस निचोड़ की तरफ जाती हैं कि बहुत जो चुनाव है कांग्रेस के लिए, आने वाला वक्त जो है वो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग वक्त होने वाला है। और इन सब के बीच जो बात तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं तोड़ने वाला ये चुनाव है। हालांकि हिमाचल में बीजेपी भी क्या बड़े बदलाव से गुजरेगी, बड़ा सवाल ये भी है। क्या वहाँ पर जिस तरह की वहाँ पर हार हुई है उसको लेकर क्या बहुत बड़े बदलाव आने वाले वक्त में नजर आएंगे? क्या कड़े डिसीजन लिए जाएंगे संगठन की ओर से, लीडरशिप की ओर से? ये भी देखने वाला होगा। और गुजरात में अब जिम्मेदारी भाजपा पर और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ही खास मेहमानों का, मयूर पारेख साहब, अमिताभ तिवारी जी, जुड़ने के लिए और इस विशेष विश्लेषण के लिए। कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल हालात के चलते
होम्स, बाथरूम और किचन वेयर की इनपुट लगातार बढ़ी है, लेकिन कोविड के बाद डिमांड में अच्छी तेजी देखी जा रही है। हिंडवेयर के चेयरमैन संदीप सोमानी ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि उनकी इंडस्ट्री सालाना करीब 20% की दर से ग्रोथ दिखा रही है। अगर बात करें तो ग्लोबल चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्फ्लेशन से अभी भी हायर लेवल पे चल रहा है इन्फ्लेशन। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हिंडवेयर लिमिटेड पे, उसके मार्जिन्स पर और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें? देखिए, इंडिया की इन्फ्लेशन इज एन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ऑयल और गैस प्राइस काफ़ी बढ़ी हुई हैं और द वॉर इन यूक्रेन हैज़ फर्दर इंक्रीज द प्राइसेस। तो गैस ऑयल जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इन आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका एंड सर्टन मटीरियल्स के कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। धीरे धीरे अब घटने लगे हैं। दैट इज़ द गुड पार्ट। बट इन द मीनवाइल जो कॉस्ट बढ़े हैं, कुछ हमने वी हैव ट्राइड टू बिकम मोर एफिशिएंट, बट फिर भी कॉस्ट बढ़ा है जिससे थोड़ा मार्जिन गिरा है। और कुछ हमने प्राइस इंक्रीज भी लिए हैं फॉर द कस्टमर। बट आई बिलीव दैट विद द प्राइसेस नाउ ग्रेजुअली सेटलिंग डाउन, द प्रॉफिटेबिलिटी विल कम बैक टू नॉर्मल। डिमांड की अगर बात करें तो कैसी डिमांड आप देख रहे हैं अभी इमीडिएट आने वाले में, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है अभी कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें बिल्कुल डिमांड बढ़ी होगी आपकी, पर आने वाले समय में कैसे डिमांड एक्सपेक्ट करें? देखिए, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। इंडिया इज द बेस्ट पोजीशन कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। और 5-7 साल 8 साल की आप बात करें तो इंडिया में डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। कोविड के इमीडिएटली बाद ऑफ कोर्स रेवेंज बाइंग हुई थी, तो हम लोग फॉर एग्जांपल 8 क्वार्टर से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हैं और लास्ट ईयर हम 40% से ज़्यादा ग्रो करे हैं। 40% इज ऑल्सो वेरी लार्ज ग्रोथ। वो 10 साल नहीं सस्टेन हो सकता, बट मैं सोचता हूँ हमारी इंडस्ट्री 15 से 20-25% हर साल ग्रो कर सकती है। एंड इन हिंदवेयर इज राइटली पोजिशन टू ग्रो बाय एटलीस्ट अबाउट 20% अ ईयर। इधर मौजूदा ग्लोबल हालातों को देखते हुए आईटीसी चेयरमैन संजीव पुरी आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं में तेजी की उम्मीद भी जता रहे हैं। Lot of being happen in terms of policy reform in the country, but lot needs to be done. What are those areas where government should focus upon now? As I said, the number of very purposeful policy measures have been announced. Whether it's the Gati Shakti, whether it's higher investment in capex, the PLI, the FPO. So I think it's about now execution and seeing how fast all these can be taken forward. Okay. And the way RBI, I mean, if you talk about the RBI policy stance, 35 basis point hike this time. So what is the going forward? I mean, what should be the trajectory going forward? Is this a right way to deal with the situation and inflation in the country now? I think the RBI governor has very rightly said he'll look at the data and based on that he will take, and I think we would credit them for very astute management of the very difficult situation that the world is going through. Then that's why India is in a much better position than the rest of the world. इधर महंगाई के मुद्दे पर सीआई प्रेसिडेंट संजीव बजाज से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मेघना ने, जहां उन्होंने कहा कि आरबीआई के फैसले का शॉर्ट टर्म में नेगेटिव असर दिख सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा। The inflation, is it hitting the company's margins? You see, first, if we look at it at a country level, very clearly from what RBI has indicated yesterday with the 35 bips increase in interest rates, is that inflation still remains out of range. They would naturally want it in the 4 to 6% band, closer to 4%. But you can see a moderating in the interest rate hikes. And as the governor said, he would be driven by data. So we'll see what happens in the next hike. The effect of high inflation and interest rates has been a slight drop in growth in India, especially if you see in lower income levels and at the same time if you see in rural India. However, on the other hand, as we are seeing uncertainty around the globe, while this will have some short-term negative impact on India, the longer-term positive impact can be tremendous because the world is looking at India as a trusted partner for becoming a manufacturing base, for supplying services. And I believe that's what, as Indian companies, we need to gear up for.
आगे देश में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग उम्मीद के मुताबिक बढ़ रही है और देश में महंगाई में भी कमी आई है। ये कहना है गोदरेज इंडस्ट्रीज के एमडी नादिर गोदरेज का। सीआईआई में एक कार्यक्रम के मौके पर नादिर गोदरेज ने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। I think inflation is moderating. Even oil prices have come down. Many commodity prices have already fallen considerably, and inflation is no longer a problem. So, what's your view on the repo rate hike in context of the inflation? I think I'm very hopeful that since commodity prices are low, vegetable prices are low, Indian inflation should moderate very fast. I think that the RBI is being a little too aggressive. I think they should wait to see the inflation numbers before acting. और ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल को उम्मीद है कि अब टूरिज्म और ट्रैवल का मार्केट जोरदार तरीके से बढ़ेगा। साथ ही दिसंबर का महीना टूरिज्म और ट्रैवल के लिहाज से इस साल का सबसे बड़ा महीना साबित होगा। Tourism is booming again. People are traveling out more than ever before. I think December is the month of travel. So I am expecting that we'll probably see one of the biggest travel months in this month of December and this quarter. So very excited about it. तेल की कीमतों में लेकर राष्ट्रीय हितों और ग्राहकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आईओसीएल के डायरेक्टर सुजॉय चौधरी ने कहा है कि तेल को अफोर्डेबल रखने पर सरकार का फोकस है। सीआईआई के एक कार्यक्रम के मौके पर चौधरी ने और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Not in my domain, it would not be right for me to comment on this because I come from a planning and BD perspective. So I think it would be better. See, all of us are trying to see, as you have said, all the statements which you have come, everybody is talking about ensuring that one side there is no impact on prices. The other side we need to balance the national interest. So everybody is walking that path to ensure that while on one side the fuel availability is there, the other side the customer is not impacted that much and it remains affordable. So, but what is your outlook going ahead on the global crude oil prices? It's very difficult. Predicting crude oil is nobody's game. I don't think it's You said that you are working with Tata Motors in Israel. Sir, can you share more details about that? No. See, we have, as you know, Indian Oil is pursuing a battery swap with aluminium air battery. So validations for that battery is going on. Tata Motors has given a vehicle which is being tried with that technology, and we are seeing the outcome. Depending on the outcome, the final decision would be taken. और रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सब्सिडी की मियाद सरकार ने बढ़ा दी है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। पूरी खबर बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। अगर आप अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है उसकी मियाद में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपको जो सब्सिडी की रकम है वो मार्च 2026 तक मिलती रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो नया आदेश जारी किया है उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को बढ़ाने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ मंत्रालय ने कंज्यूमर से इस बात की भी अपील की है कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए वेंडर को किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज न दें, चाहे वो एप्लीकेशन फ़ी के रूप में हो या जो दूसरे चार्जेज हैं। आपको कोई भी अतिरिक्त रकम वेंडर को देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कोई भी वेंडर या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये कहती है कि सब्सिडी की रकम आपको तब मिलेगी जब आप कोई अतिरिक्त चार्ज देंगे, वो भी आप वेंडर को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को न दें। कोई भी अतिरिक्त रकम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्सिडी की रकम है मंत्रालय की तरफ से सीधे कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के मकसद से रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चला रही है। उसके दूसरे फेज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी चल रहा है और उसी के तहत करीब 14,500 रुपये की जो रकम है पर किलोवाट के हिसाब से वो कंज्यूमर को सब्सिडी के तौर पर दी जाती है और ये अधिकतम 3 किलोवाट सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करने तक आप ये सब्सिडी की रकम का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। बढ़ते आगे, ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में गिरावट के बावजूद फिलहाल घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के आसार नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड की गिरावट से अपने पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं। सरकार भी क्रूड की कीमतों में गिरावट का फायदा फिलहाल आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचाना चाहती। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। जानकारी हमें मिल रही है उसके